समय गुवाहाटी के उस रैडिसन होटल के ठीक सामने मौजूद हैं, जहां पर 38 बागी विधायक शिवसेना के मौजूद हैं और एक के बाद एक ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन आखिरकार ऐसा लग रहा है कि शिवसेना लड़ाई के मूड में है। जब ये संकेत आते हैं, चाहे आदित्य ठाकरे के कभी विक्ट्री का निशान दिखाने, कभी अपनी मुट्ठी भींचने के साथ, या फिर कभी ये कहने के साथ कि वर्षा को छोड़ा है, यानी उस बंगले को छोड़ा है, लड़ाई नहीं छोड़ी है। ये बड़ी खबर इस समय की आ रही है। ये बड़ी खबर जो ये दिखाता है कि भले ही शिवसेना के पास गिनती के विधायक रह गए हों, लेकिन वो इस कोशिश में है कि किसी तरीके से लड़ाई लड़के इसे अपनी सत्ता को वापस बरकरार रखा जा सके। क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी इस समय नजर आ रहा है, जिस तरह की परेशानियों में नजर आ रहा है, जिस तरह से आज एक और विधायक यहाँ पर आ गए, दिलीप लांडे, ये सारी चीजें बहुत मुश्किलात खड़ी कर रही है शिवसेना के लिए। लेकिन आदित्य ठाकरे ने कहा है और सीधे सीधे इल्जाम लगाया है कि पैसों के एवज में इन लोगों ने शिवसेना के लिए ये राजनीतिक संकट खड़ा किया है और छोड़कर अब गुवाहाटी में आकर विराजमान है, यहां पर आकर बैठे हुए आदित्य ठाकरे ने यह बड़ा आरोप लगाया है। कल भी हमने देखा था कि किस तरीके से खुलकर आरोप लगाए गए थे और आज आदित्य ठाकरे की तरफ से सीधे तौर पर यह बातें कही गई हैं। अब आदित्य ठाकरे की इन बातों का सीधा सीधा मतलब क्या लगाया जाए? क्या वाकई कोई रणनीति है? क्या वाकई कुछ ऐसा है शिवसेना के पास जो उनकी सरकार को, उनके विधायकों को रोक सके? क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि मुझे सत्ता का मोह नहीं है, अगर उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, तो इसमें उनकी बेचारगी है, उनकी लाचारगी है, या फिर ये हम समझें कि वो अब इमोशनल कार्ड को छोड़कर अब सीधे सीधे कड़ाई के मूड में है? क्योंकि पहले डिप्टी स्पीकर को 12 विधायकों के बारे में चिट्ठी लिखना, उसके बाद 16 का जिक्र कर देना कि कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ, वो बैठक में नहीं आए थे। यानी कि अब शिवसेना टकराना चाहती है। हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख शिवसेना भवन से मौजूद है, मुंबई से सीधे। बताएं मुस्तफा, क्या समझे ये सारी बातें जो कही गई हैं, किस तरह की लड़ाई लड़ेंगे? आंकड़ों के बिना तो लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती है। जी बिल्कुल, एक कश्मकश शिवसेना के लिए जरूर इस वक्त उपस्थित हो चुकी है और जो आप देख रही हैं इस वक्त, हम जो दृश्य आपको दिखा रहे हैं वो सेना भवन के गेट के दृश्य है। जो मीटिंग जहां पे उद्धव ठाकरे ने बातचीत की, आदित्य ठाकरे ने बातचीत की और सारी चीजें कही, वहां से आदित्य ठाकरे थोड़ी देर में अब सेना भवन से बाहर निकलने वाले, मीटिंग अटेंड करके एक तरह से एक जो कार्यकर्ता है उनको मोटिवेशन देने का, उनको एकजुट करके रखने का प्रयास जो है इस वक्त शुरू है। क्योंकि ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी की सरकार ही सिर्फ खतरे में नहीं है, जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे के लिए, और शिवसेना की पार्टी जो है वो भी खतरे में है। क्योंकि ये कह रहे हैं एकनाथ शिंदे शुरुआत से कि वो असली शिवसैनिक है, असली शिवसेना उनके पास है, तो वो पार्टी खोने का भी जो डर है वो उद्धव ठाकरे को एक तरह से सता रहा है। और इसीलिए इस मीटिंग में उन्होंने कई बातें रखी, जिसमें ये भी बात सामने आई कि उन्होंने कहा कि मुझे सत्ता का लोभ नहीं है, अपनों ने धोखा दिया, उस चीज का दुख है। अब ये देखना होगा कि जो कानूनी प्रक्रिया है वो कहां तक जाती है, सरकार बनने की प्रक्रिया है वो कब शुरू होती है। नंबर गेम की अगर आप बात करें तो नंबर जरूर एकनाथ शिंदे के फेवर में है, सरकार वो कभी भी गिरा सकते हैं, कब गिराएंगे इसका पता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जो है इमोशनल अपील एक तरह से अपने कार्यकर्ताओं को कर रहे हैं, उनका मोरल बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कुछ भी हो इस समय में आगे जाकर के शिवसेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, शिवसेना का बहुत बड़ा गठ जो है वो शिवसेना छोड़ करके गया हुआ है, तो सरकार का क्या होगा वो एक बड़ा सवाल। दूसरा सवाल ये कि आगे पार्टी का क्या होगा, उस चीज की भी चिंता उद्धव ठाकरे को सताएगी। हमारे साथ ऋत्विक पालेकर भी इस समय मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर यह भी बहुत समझना जरूरी है कि अगर डिप्टी स्पीकर को ऋत्विक एक चिट्ठी लिखी गई है और कार्रवाई की मांग की गई है, तो अब संवैधानिक गुंजाइश क्या क्या है? जी बिल्कुल, कल ही शिवसेना से एक चिट्ठी दी गई थी डिप्टी स्पीकर को कि 12 विधायकों को यहाँ पर जो है उनकी सदस्यत्वता रद्द की जाए और उन्हें निकाला जाए। आज सुबह हमने देखा कि उसमें 4 नाम और जोड़े गए हैं। देखा जा रहा है ये सब करने से पहले जिसने ये कदम उठाया, जो शिवसेना के एमपी अरविंद सावंत है, उन्होंने शरद पवार से मुलाकात भी की थी जब एनसीपी की बैठक शुरू थी। जाहिर सी बात है शरद पवार इस खेल के पीछे दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं, और ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो दावा अब एकनाथ शिंदे सरकार पर ठोक सकते हैं, अपना
जो समर्थन है सरकार से पीछे लेकर उसमें अड़ंगा डालने की कोशिश यहाँ पर नजर आ रही है। और ये अड़ंगा किस तरह का है, ये कानूनी लड़ाई, ये कानूनी पेच जो है तैयार करके, निर्माण करके ये जो पूरी प्रक्रिया है उसको और ज्यादा समय लगे और वहां पर गुवाहाटी में जो विधायक रखे हुए हैं उन्हें वहां पर और कितने दिन रखने की कोशिश एकनाथ शिंदे कर सकते हैं, ये अब एमवीए सरकार देखना चाहती है, उनमें अस्वस्थता फैलाना चाहती है और यही गेम प्लान जो है एमवीए की तरफ से नजर आ रहा है। लेकिन उसके ऊपर अब बीजेपी ने भी एक और जो है खेल खेला है। बीजेपी ने 2 इंडिपेंडेंट एमएलए जो बीजेपी को समर्थन देते हैं उनके जरिए एक चिट्ठी डिप्टी स्पीकर ऑफिस में भेजी है और उनके जरिए ये मांग की है कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ ही कहीं ना कहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पर मूव हुआ था और उस पर निर्णय आना बाकी है। ऐसे में डिप्टी स्पीकर को कोई अधिकार नहीं है कि वो एमएलए की चीज है, एक से बढ़कर एक दांव पेच यहाँ देखने के लिए मिल सकता है। ये होटल देखिए, यहाँ से जब भी कोई गाड़ी निकलती, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एमएलए रह रहे हैं, ये केवल बाकी सबके लिए पूरी तरीके से बंद है। हाँ, जो एयरलाइन स्टाफ है जिनके साथ हमेशा का अनुबंध रहता है होटल का, वो जरूर यहाँ पर रहने की इजाजत उन सबकी है। हम अपने संवाददाताओं से, क्योंकि मेरी सहयोगी पौलमी साहा, अनुपम मिश्र दोनों यहाँ पर लगातार मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करें उससे पहले आपको एकनाथ शिंदे और साथ में हम आपको संजय राउत क्या कह रहे हैं एक दूसरे के बारे में वो सुना देते हैं, फिर हम बातचीत करते हैं। और माइनॉरिटी में जो लोग हैं उसको कार्रवाई करने का, डिस्क्वालिफिकेशन करने का अधिकार ही नहीं है और मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं किया, इसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस देने का कोई अधिकार नहीं। ये सिर्फ डराने की बात है, ये डराने की चेष्टा है और इसलिए ये शिवसेना के जितने हमारे पास एमएलए है, निर्दलीय है, उन्होंने कहा है कि ऐसी एक नोटिस नहीं 10 नोटिस आएंगे तो भी हम लोग डरने वाले नहीं, क्योंकि आप कार्रवाई करने का अधिकार ही नहीं है। ऐसा हमारा 37 का गुट और बाकी निर्दलीय मेगा गुट बनाने, ग्रुप बनाने से हमको कोई रोक नहीं सकता है। देश में डेमोक्रेसी है, कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है, इसको तो कोई तोड़ नहीं सकता और इसलिए ये सिर्फ स्पेशल टैक्टिस है। इसमें वो लोग कामयाब नहीं होंगे क्योंकि हमारे लोग पूरी तरह एकजुट है, हमारे लोगों ने पूरी तरह सोच समझ के ये स्टैंड लिया हुआ है। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। वो जब बुलाए तो हम लोग जरूर आएंगे। उनको डेट पक्की करनी पड़ेगी कि इस दिन आपको आके अपना स्टेटमेंट देना है, तो हम लोग उनके सामने दे देंगे, लेकिन वो कर नहीं रहे ना। उनको देने दीजिए, हम लोग आ जाएंगे। मुंबई आने से तो हम लोग डरते नहीं है, लेकिन ये जो प्रेशर टैक्टिक्स है, हम लोग सड़क पे उतर जाएंगे, इसका मतलब क्या है? ये डेमोक्रेसी है। ये थोड़ी ऐसे कि आप सड़क पे उतर जाएंगे और हमारा मन बदल जाएगा आपके सड़क पे उतरने से। ये बात करने का तरीका है क्या? ऐसे नहीं होता है। ये नहीं सिखाया बाला साहब ने, दूसरे का प्रोटेक्शन करने के लिए सिखाया शिवसेना को, तो दूसरे के ऊपर हल्ला करने के लिए नहीं सिखाया है। ये कि एकनाथ शिंदे कहाँ है, क्या करे, उनको मुंबई में तो आना ही पड़ेगा ना। जब तक वो मुंबई में नहीं आते, जब तक जहां से वो चुन कर गए हैं महाराष्ट्र से, उनके साथ जो विधायक है वो महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य है, उनको यहाँ आना पड़ेगा, हमारे सामने आना पड़ेगा। शिवसेना के विधायक है तो हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं कि भाई आइए, यहाँ वहां दर दर की ठोकरें खाकर मत घूमिए, महाराष्ट्र आपका है। विधायक जाने का मतलब पार्टी खत्म हो गया ऐसा नहीं होता है। विधायक चले जाते हैं, पार्टी खड़ी रहती है, वापस विधायक चुनकर लाते हैं। 2 बार बगावत हुई है, नारायण राणे ने बगावत की, छगन भुजबल ने बगावत की, उनके साथ भी विधायक चले गए, लेकिन चुनाव में उसमें से एक भी विधायक वापस चुनकर नहीं आया महाराष्ट्र में। उनकी पॉलिटिकल करियर खत्म हो गई। तो संजय राउत बार बार एक बात कह रहे हैं, बार बार वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मुंबई वापस आ जाइए। अनुपम, लेकिन सुगबुगाहट नहीं होती है। एक बार खबर जरूर आ जाती है क्या एकनाथ शिंदे जाने वाले हैं मुंबई, लेकिन मूवमेंट उसके बाद कुछ होता नहीं, हरकत शहर के अंदर जाकर वापस आई।
जी देखिए, अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं आ रही है, लेकिन उड़ती उड़ती बहुत सारी बातें आ रही है। एक बात अब ये भी आ रही है कि वो दिल्ली जाकर अमित शाह से भी मिल सकते हैं। बातें उड़ती हैं, कुछ उड़ाई भी जाती है। सही बात है, और काफी सारी बातें पिछले 2 दिनों से ही यहाँ चल रही हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ खबरें आई कि कुछ नेता यहाँ से निकले हैं, लेकिन बाद में वो पता चला कि वैसा नहीं हो रहा है। तो इस वक्त भी देखना होगा कि एकनाथ शिंदे वापस यहाँ आते हैं या वो एयरपोर्ट से मुंबई या दिल्ली की ओर जाते हैं। इस पर ही इस बार सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अभी 38 का काउंट हो गया है, यानी कि 2/3 जो आंकड़ा था जिसके लिए सब इंतजार कर रहे थे वो कल पूरा हुआ और आज सवेरे ये 2/3 को भी पार कर गया है। बिल्कुल, जो दल बदलू कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो संख्या थी, जिस पर एक पहला चरण टिका हुआ था कि पहला चरण यही है कि उस संख्या को प्राप्त किया जाए, तो वो संख्या प्राप्त की जा चुकी है। अब दूसरा चरण और अंतिम चरण ये है कि किस तरह से सरकार बनाई जाए, और ये साफ है कि वो अकेले अपने बूते पर सरकार बना नहीं सकते। बीजेपी का उनको साथ लेना है। तो बोल ही दिया है सुपर पावर पार्टी साथ में। बिल्कुल, तो अब बीजेपी के पास किस तरीके से जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का सपोर्ट लेने के लिए उनको बीजेपी से मिलना होगा या बीजेपी के नेताओं को उनसे मिलना होगा। वो चीज का ही अब हम लोग, ऐसी हरकत यहाँ दिखी नहीं है। बिल्कुल, अभी तक यहाँ पर ऐसा कुछ माहौल हमें नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि बीजेपी के कई नेता पिछले 2-3 दिनों में असम जो बीजेपी है उनके नेता यहाँ पर आए हैं। कल हमने देखा अशोक सिंघल, जो हेमंत विश्व शर्मा के काफी करीबी माने जाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो कल दोपहर में यहाँ आए थे। लगभग 1 घंटे तक उन्होंने भीतर समय बिताया। इसके अलावा जो कॉनराड सांगमा, जो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं, वो भी एनडीए का ही हिस्सा हैं, वो जा रहे थे दिल्ली, लेकिन वो भी यहाँ घुस गए अचानक से और आधा घंटा वो यहाँ पर बिताए। हालांकि वो कह रहे थे कि उनका ये चाय नाश्ता पानी करने आए थे, लेकिन आखिरकार रेडिसन में ही चाय नाश्ता पानी करने क्यों आए, इस पर ये तो बड़ी बात है। चलिए ठीक है अनुपम, मैं लौटूंगी आपके पास, पॉलिमी के पास भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले मुनीश पांडे ने संजय राउत से खास बातचीत की है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये सरकार रहेगी या फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी खबर यह है कि क्या शिवसेना का अस्तित्व तो बचता है या नहीं बचता, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत मौजूद हैं। राउत साहब, सबसे पहले धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए। क्या किसी तरह की बातचीत आपकी हुई है कि आप एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेंगे या कोई स्ट्रेटजी आपने तैयार की है? उनको यहाँ आना पड़ेगा, हमारे सामने आना पड़ेगा। शिवसेना के विधायक है तो हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं कि भाई आइए, तो यहाँ वहां दर दर की ठोकरे खाकर मत घूमिए। महाराष्ट्र आपका है। पहले सूरत में गए, सूरत से गुवाहाटी में गए, अब मैं सुन रहा हूँ गुवाहाटी से गोवा में जा रहे हैं। क्या जरूरत है सब करने की? जो बातें आपके मन में है वो आप यहाँ हमारे सामने बैठकर, उद्धव जी के सामने बैठकर भी बात कर सकते थे। इसके लिए आपको भारतीय जनता पार्टी का सिक्योरिटी और सहारा लेना पड़ा सूरत से गुवाहाटी तक। ये लगता है ये कोई एक सच्चा शिव सैनिक का आत्मसम्मान नहीं है। ये मानता हूं मैं, ये प्रतिष्ठा नहीं है शिव सैनिक की। आप अपने आप को अगर शेर कहते हो तो ये शेर की इज्जत नहीं है। राउत साहब, मैं ये सवाल आपसे इसके लिए पूछ रहा हूं क्योंकि 2 दिन पहले जब उद्धव ठाकरे ने ये कहा था कि उनकी एकनाथ शिंदे से बातचीत हुई है, आपने अपने कई बयानों में बातचीत दिया हुआ है, क्या पिछले 2 दिनों में आपकी एकनाथ शिंदे से बात हुई है? क्या मेरी और उनकी लगभग 10 दिन बातचीत हो रही है। उनके साथ जो विधायक हैं उनके साथ भी मेरा संवाद और संपर्क चल रहा है। हम बात कर रहे हैं। देखिए, वो हमारे दुश्मन नहीं है। हमने सालों साल एक साथ काम किया है। हमारा एक रिश्ता है। वो रिश्ता सिर्फ पार्टी में राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर नहीं है, खून का रिश्ता है। पार्टी का रिश्ता खून का रिश्ता है। लेकिन रुकावट कहाँ पे आ रही है राउत साहब? रुकावट कहाँ पे आ रही है? इतनी अगर बातचीत हो रही है तो रुकावट कहाँ पे आ रही है? कौन सी ऐसी बात है जिसको लेकर एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि अब मैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना में नहीं रहूंगा? अब एकनाथ शिंदे के हाथ में कुछ बचा ही नहीं है। उनका कब्जा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा ले चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी तय करेगी एकनाथ शिंदे क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, खाना खाएंगे, नहीं पिएंगे, अब उनको सोना है या उठना है, बैठना है, स्नान करना है, ये अब बीजेपी तय करेगी। कहीं ना कहीं ये भी सवाल होगा कि न सिर्फ एकनाथ शिंदे बल्कि उनके साथ में जो बागी एमएलए हैं वो भी बीजेपी के कब्जे में, और ये भी नजर आ रहा है कि अब तो शिवसेना भी उनके कब्जे में है क्योंकि उनके पास नंबर्स अंगगणित के हिसाब से ज्यादा हैं। देखिए, हमारे पास अब 55 विधायक विधानसभा में है। उसमें से मैं मानता हूं सभी विधायक चले गए। जाने दो, कागज पे विधायक जाने का मतलब पार्टी खत्म हो गया ऐसा नहीं होता है। विधायक चले जाते हैं, पार्टी खड़ी रहती है, वापस विधायक चुनकर लाते हैं। इस बार भी जो विधायक रहेंगे उनके साथ, समझ लीजिए उनकी पॉलिटिकल करियर खत्म हो गई।
हम लड़ेंगे फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी और लड़ेंगे सड़क पर भी, हर स्थान पर लड़ेंगे हम। देश में यहाँ पर भी कुछ न कुछ सुगबुगाहट हो जा रही है। अब से कुछ देर अभी यहाँ से अभी जो असम पुलिस के कमांडोज हैं वो भीतर की ओर दाखिल हुए हैं और उसको लेकर ही काफी हलचल मच जाती है। लेकिन जो कि एकनाथ शिंदे हैं, जो कि आज सवेरे से लगभग 2 घंटे के समय से यहाँ पर नहीं है, कहाँ है ये सब सोच रहे हैं। पॉलिमी से ये सवाल मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कहा जब उनसे ये पूछा गया कि विधायक क्या उनके खर्चे पर यहाँ रह रहे हैं और विधायकों को यहाँ आना चाहिए या नहीं दूसरी पार्टियों के। क्या कहा हेमंत बिस्वा शर्मा ने, जल्दी सुन लीजिए। आपका मुंह से ही सुना कि और पहुंच रहा है, तो और भी पूरा देश का जितना विधायकगण है सबको मैं आमंत्रित करता हूं, असम में आइए। वो कह रहे हैं कि आप अगर खुद मुख्यमंत्री, आपको कोalition का धर्म आपको फेडरल स्ट्रक्चर समझना चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए। अरे भाई, मैं होटल में लोग आने से बंद कर दूंगा तो कैसा फेडरल स्ट्रक्चर है? कल आप होटल बुक करेगा और मैं मना करूंगा कि देश में फेडरल स्ट्रक्चर चल रहा है और असम का होटल में आप मत आइए, तो ये थोड़े फेडरल स्ट्रक्चर इसको बोलता है। कितना दिन में सरकार बन जाएगी मेरा पता नहीं है, लेकिन असम में जितना दिन रहेगा मेरे लिए खुशी का बात है कि रहिए। मैं तो सबको बुलाता हूँ, सब आइए असम में। आप उद्धव ठाकरे जी से क्या कहना चाहेंगे इस समय? आप भी वेकेशन में आइए असम में। तो असम के मुख्यमंत्री ये बातें कह रहे हैं, लेकिन अगर संजय राउत की तरफ से एक तरह से धमकी भरे लहजे में ये कहा जाता है कि सड़क तक इस संग्राम को ले जाया जाएगा, और उसके साथ ही इस परिप्रेक्ष्य में इसे देखिए कि आदित्य ठाकरे जो शिवसेना का युवा विंग है, युवा सेना, उसके साथ एक बैठक करते हैं, तो उस नजरिए से भी इसे देखना अहम हो जाता है। ये समय की बड़ी खबर है, आदित्य ठाकरे ने एक बैठक की है युवा सेना के सदस्यों के साथ। इससे पहले जो शिवसेना के पार्षद हैं उनके साथ भी चर्चा हुई। हालांकि पार्षदों के साथ जो चर्चा हुई उसका अहम मुद्दा ये माना जा रहा था कि ये खतरा था कि ऐसा न हो कि अगर पार्टी में टूट हुई तो वहां तक वो टूट पहुंच सकती है। लेकिन युवा सेना के कार्यकर्ताओं से मुलाकात एक अलग स्तर पर, एक मुहिम के तौर पर इस सियासी संकट को ले जाने का प्रयास हो सकता है। हम इस समय पॉलिमी को भी जोड़ते हैं इस चर्चा में। पॉलिमी, 2 घंटे हो गए, 2 घंटे से ज्यादा शायद हो गए हैं। एकनाथ शिंदे यहां पर है नहीं, मुंबई में उनका इंतजार चल रहा है। संजय राउत बार बार कहते हैं कि मुंबई आइए, सारे विधायक तो हम यहां पर मिलकर बात करें, और यहां पर हम बस गाड़ियों का तांता ही देख रहे हैं कि आज रेडिसन के बाहर लगा हुआ है। जी, एकनाथ शिंदे यहाँ से निकले थे, बिल्कुल मुंह छुपाते हुए एक तरह से वो निकले थे। एक गाड़ी निकली, एक इनोवा निकली और एक एस्कॉर्ट निकली, जो करीबन 12:30 और 1 के बीच निकले। तब से हमें सिर्फ ये बताया गया है कि वो एक किसी पर्सनल विजिट के लिए बाहर है और थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। आप अगर विधायकों से अंदर बात करो तो कोई कहता है नहीं हमारे साथ ही है, कोई कहता है नहीं कामाख्या मंदिर गए हुए हैं। दोनों बातें गलत है। वो किसी पर्सनल मीटिंग्स के लिए गए हुए हैं। अब वो मीटिंग्स क्या है और क्या रंग लाएंगी ये तो तब पता चलेगा जब एकनाथ शिंदे वापस आएंगे। क्योंकि हम आपको ये भी बताएं कि यहाँ से जितनी भी गाड़ियां निकल रही हैं वो सब पूरी तरीके से डार्क शीशे उनके हैं, जिस तरह की कम से कम आप ये गाड़ी इस समय देख पा रहे हैं। तो अगर यहाँ से कोई निकल भी रहा है तो एक एस्कॉर्ट गाड़ी के साथ निकलते हुए, ताकि किसी तरह का कोई शक न हो, कोई गुंजाइश न हो, किसी को पता न चले, ताकि मूवमेंट हो रहा है या नहीं, किन नेताओं से मुलाकात हो रही है, कहाँ जा रहे हैं, ये सारी चीजें अभी अंडर कवर। बिल्कुल एस्कॉर्ट गाड़ियां निकलती है हर बार। जब विधायक आते हैं उनको भी एस्कॉर्ट करते हुए एयरपोर्ट से लाया जाता है। और अब जब एकनाथ शिंदे निकले इस तरह से मुंह छुपाते हुए निकले और डार्क विंडोज थे उनके इनोवा की कि पता ही नहीं चला। काफी वक्त तक हम यही डिस्कस करते रह गए क्या वो एकनाथ शिंदे थे जो निकले हैं। बाद में पता चला हाँ वही निकले हैं। अब देखना होगा कि जब वो वापस आए क्या वो अपनी शक्ल दिखाते हैं, क्या वो बात करते हैं मीडिया से, ये तो तभी पता चलेगा। नाटकीय सियासत अगर आपने सुना है तो समझ लीजिए उसकी एक नई परिभाषा यहाँ पर गढ़ी जा रही है।